हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सो गाइस, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक थॉट है आप लोगों के लिए। देयर इज़ ऑन फ्रेंड एज लॉयल एज अ बुक। सो गाइस, किताबें हमारी सबसे अच्छी फ्रेंड होती है। ठीक है, देखिए, भले ही हमसे ये बातें नहीं कर सकती है, लेकिन अनजाने में हमें कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर सिखा जाती है। ठीक है, लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आता है जब कोई ख़ास हमें छोड़कर चले जाता है, तो उस टाइम पर आप किताबों से दोस्ती कर सकते हैं। किताबों से दोस्ती करने के बाद किताबें आपके लिए एक मेंटर के रूप में काम करेगी। ठीक है? आपको हमेशा मोटिव रखेगी और आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को ज़रूर मिलेगा। गाइज़, किताबें चाहे किसी भी सिचुएशन में हो या फिर किसी भी कंडीशन में हो और किसी भी एज कैटेगरी में हो, हमेशा आपके साथ रहेगी। ठीक है? इसलिए किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती है। सो अब बात कर लेते हैं हम आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है लिखित और अलिखित संविधान। ठीक है? अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी और प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, तो वहाँ पर जब हमने संविधान का वर्गीकरण पढ़ा था, वर्गीकरण के अंतर्गत हमने पढ़ा था संकलन के आधार पर संविधान। उसमें 2 भेद थे। पहला भेद था लिखित और दूसरा भेद था अलिखित। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि लिखित और अलिखित संविधान होते क्या हैं और इसमें हम डिफरेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है? अगर आप बड़े एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे मेंस में भी ये टॉपिक आपके काम आएंगे। ठीक है? और आप मेंस लिख पाएंगे, इसलिए ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। वरना अगर मेन टॉपिक पढ़ाने होते यूके ट्रिपल एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, तो मैं आपको जल्दी पढ़ा सकता था और कंप्लीट कर सकता था पॉलिटिक कुछ टाइम पे ही। लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे ताकि आपको पॉलिटिक साइंस का पूरा संपूर्ण ज्ञान हो जाए। ठीक है? सो बात करते हैं हम लिखित संविधान। देखिए, लिखित संविधान क्या होता है? इसमें लिखित अंश अधिक पाया जाता है। अब इस मीनिंग का मतलब क्या है? लिखित अंश अधिक पाया जाता है। देखिए, किसी भी संविधान में यदि लिखित अंश अधिक पाया जाएगा, यानी वहाँ के संविधान में लिखित प्रावधान अधिक होंगे, तो वहाँ के संविधान को हम लिखित संविधान कहेंगे। अब भारत में देखते हैं, भारत में कैसा संविधान है? भारत के संविधान में लिखित अंश काफ़ी मात्रा में है। ठीक है? यानी लिखित अंश का प्रावधान काफ़ी है, इसलिए भारत के संविधान को हम लिखित संविधान कहते हैं। यहीं पे हम अगर अलिखित संविधान की बात करते हैं, अलिखित संविधान क्या होता है? यहाँ पर अलिखित अंश अधिक पाए जाते हैं, यानी लिखित अंश कम पाए जाएँगे यहाँ पर। ठीक है? यहाँ के प्रावधानों में अलिखित अंश अधिक होंगे। जैसे ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन में अगर आप देखेंगे वहाँ के संविधान में, तो वहाँ के संविधान में अलिखित अंश काफ़ी मात्रा में है। यानी वहाँ के जो संविधान का स्ट्रक्चर है, वो अलिखित प्रावधानों के आधार पर किया गया है। इसलिए वहाँ के संविधान को हम अलिखित संविधान बोलते हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं लिखित संविधान में, निर्मित संविधान होता है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? निर्मित संविधान होता है। देखिए, किसी भी देश का अगर लिखित संविधान होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ के संविधान को निर्मित करा होगा। यानी वहाँ की जो संविधान सभा है और संविधान सभा में जो भी वहाँ के बुद्धिजीवी थे, उनके द्वारा लिखा गया होगा संविधान को, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि निर्मित संविधान है। और यहीं पे हम अलिखित संविधान की बात करते हैं, यहाँ पे विकसित रूप होता है। कैसे होता है विकसित रूप? देखिए, यहाँ पर लिखित रूप तो होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे विकसित रूप होता है, यानी यहाँ पर परंपराओं से ही चली आ रही होती है ये प्रथा। ठीक है? वहाँ के संविधान में। जैसे चाइना में देख लीजिए आप, वहाँ का संविधान आपको अलिखित संविधान अधिकतर मिलेगा चाइना। ब्रिटेन में देख लीजिए आप। ठीक है? तो यहाँ पर परंपराओं के अनुसार ही सत्ता चली आ रही होती है, इसलिए यहाँ पर अधिकांश भाग अलिखित होता है और कम भाग लिखित होता है, इसलिए यह संविधान विकसित रूप कहलाता है। ठीक है? अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है संविधान सभा संविधान का निर्माण करती है।
अभी मैंने इससे पहले आपको बताया कि जिस भी देश का संविधान लिखित होगा, उस संविधान को निर्माण करने से पहले वहाँ पर एक सभा का गठन होगा, संविधान सभा का गठन होगा। कमेंट बॉक्स पर आप बता सकते हैं कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ठीक है, संविधान सभा का गठन होगा और वही संविधान सभा में जो भी बुद्धिजीव होंगे वो संविधान का निर्माण करेंगे लिखित रूप में। ठीक है, लेकिन इसी के विपरीत अगर अलिखित रूप में देखा जाए तो यहाँ पे तो विकसित संविधान है, यानी परंपराओं से चला आ रहा है, तो यहाँ पर तो संविधान सभा वैसे भी नहीं होगी, यानी संविधान सभा का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट है निर्मित व लागू होने की तिथि यानी तारीख होती है इसमें। ठीक है, निर्मित और लागू होने की तारीख होती है। अब देखो इस लाइन का क्या मतलब है, अगर संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा तो वहाँ पर कन्फर्म है कि एक डेट होगी, किस डेट को संविधान बना, भारत का संविधान किस डेट को बना, ये आप कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। और वहाँ का संविधान निर्मित होगा, निर्मित क्यों होगा, क्योंकि वहाँ की संविधान सभा द्वारा लिखित रूप में वहाँ के संविधान का निर्माण किया गया है, और उस संविधान को निर्माण करने के बाद जो भी समय लगा है, जो भी तारीख तक वो संविधान संपूर्ण तैयार कर लिया गया, उसकी तिथि होगी। तो इसलिए लिखित संविधान हमेशा निर्मित और लागू होने की तिथि वहाँ पर पाई जाती है। इसी के विपरीत लिखित संविधान में अगर देखेंगे तो निर्मित व लागू होने की तारीख नहीं होती है, क्योंकि वो तो विकसित रूप है ना संविधान का, यानी परंपराओं से चला आ रहा है। तो यहाँ पर ना ही निर्मित रूप देखने को मिलेगा आपको, ना ही लागू करने की तिथि देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है राज्य व्यवस्था की प्रकृति के सभी विकल्प पाए जाते हैं। देखिए इससे पहले वाली वीडियो में जब आपको संविधान का महत्व बताया था, वहाँ पे राज्य व्यवस्था की प्रकृति बताई थी। तो राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या क्या बताई थी, आप कमेंट बॉक्स पर बताएंगे। राज्य व्यवस्था की प्रकृति पहली बताई थी एकात्मक रूप बताया था, दूसरा संघात्मक रूप बताया था, तीसरा अर्धसंघात्मक रूप बताया था। ठीक है, यहाँ पर राज्य व्यवस्था की प्रकृति के रूप में 3 चरण होंगे। एकात्मक भी हो सकती है वहाँ की सत्ता, या फिर संघात्मक भी हो सकता है वहाँ का संविधान, और संघात्मक भी होता है। ध्यान देने वाली ये बात है यहाँ पे, जो अगर मैं सत्ता की बात करूँगा या फिर शासन की बात करूँगा तो आप इसे संविधान समझिएगा। ठीक है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत ही सत्ता या शासन का जन्म होता है। ठीक है, अब इसी के विपरीत अगर हम लिखित संविधान में देखेंगे, राज्य व्यवस्था की प्रकृति एकात्मक, यानी जहाँ पर अलिखित संविधान होगा वहाँ पर राज्य व्यवस्था की जो प्रकृति होगी एकात्मक होगी, यानी जो शक्तियों का केंद्रीकरण होगा, एक ही सत्ता के पास शक्ति होगी, एक ही एक ही व्यक्ति देश का प्रमुख होगा और शासन का प्रमुख होगा। ठीक है, यानी शक्ति का केंद्रीकरण होगा। इससे पहली वीडियो में आपको आपको मैंने एकात्मक, संघात्मक और अर्धसंघात्मक समझा दिया था, देख लीजिएगा आप। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है न्यायपालिका की शक्तियाँ विधायिका और कार्यपालिका से तुलनात्मक रूप से ज़्यादा व्यापक होती है। देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा भारत के रूप में। ठीक है, न्यायपालिका की शक्तियाँ विधायिका और कार्यपालिका से तुलनात्मक रूप से ज़्यादा व्यापक होती है। भारत में जो सरकार के अंग हैं किस रूप में है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका है, क्योंकि देखिए अगर विधायिका और कार्यपालिका के पास अत्यधिक शक्ति चली जाएगी, विधायिका का क्या काम होता है, विधायिका का काम होता है विधि बनाना, और कार्यपालिका का काम क्या होता है, उस विधि को क्रियान्वयन करना। ठीक है, अगर ये इन दोनों को यानी विधायिका और कार्यपालिका को अधिक शक्ति प्रदान कर दिया जाता संविधान के अंतर्गत, तो यहाँ पर जो भारत के शासन में है यहाँ पे तानाशाही का स्वरूप हो जाता। ठीक है, तानाशाही का स्वरूप देखने को मिलता आपको, यानी विधायिका और कार्यपालिका अपने मन मुताबिक कानून बनाती और उन्हें लागू करवाती। ठीक है, इसीलिए भारत के संविधान में एक यही सबसे बेस्ट चीज़ पाई गई है कि विधायिका और कार्यपालिका से भी ऊपर न्यायालय रखा गया है। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया, ये आप कमेंट बॉक्स पे बताएंगे अगर आपको पता है तो। और ये कौन से एक्ट से देखने को मिला, ठीक है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो बात करते हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया क्योंकि अगर विधायिका और कार्यपालिका अगर अपने मन मुताबिक कार्य करने लगेंगे तो इन लोगों के ऊपर एक न्यायालय बना दिया गया ताकि इन दोनों संस्थाओं को कंट्रोल करे, ठीक है, इन पर ध्यान रखे। अगर ये इनके द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं देश के लिए, वो उसकी समीक्षा कर सके, उस पे टिप्पणियाँ कर सके, ठीक है। लेकिन अलिखित संविधान में क्या होता है? अलिखित संविधान में अगर देखेंगे तो आप, अलिखित संविधान में क्या होता है, यहाँ पे न्यायपालिका को सीमित शक्तियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर न्यायपालिका को सीमित शक्तियाँ, विधायिका को अधिक शक्तियाँ। यहाँ पर जो भी देश में अगर अलिखित संविधान होगा, वहाँ पर जैसे ब्रिटेन में देखिए आप, न्यायपालिका को कम शक्तियाँ होगी। अमेरिका में देखिए न्यायपालिका को कम शक्तियाँ होगी। वहाँ की विधायिका को, यानी अगर जो कानून विधायिका बना देगी, जो विधि विधायिका बना देगी, वो विधि की समीक्षा तो कर सकता है न्यायालय, लेकिन एक सीमित रूप में कर सकता है, उसे चुनौती नहीं दे सकता है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा आपने, यहाँ पर न्यायालय सर्वोच्च है, इसलिए न्यायालय विधायिका और कार्यपालिका की समीक्षा कर सकता है, ठीक है, जो भी उन्होंने विधि कानून बताए हैं। अभी आपको मैं अगर वर्तमान में बताऊँ, देखो एक टीओडी लागू करा गया है, ठीक है, मैं इस पॉइंट को आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। टीओडी लागू करा गया है। अब विधायिका और कार्यपालिका द्वारा तो टीओडी लागू कर दिया गया, ठीक है, लेकिन इस विधि को बनाने के बाद देश में जो भी प्रतिक्रियाएं हो रही है, यानी जो भी उसमें पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट हैं, वो उस इस योजना का जो विरोध कर रहे हैं, उसके लिए इन लोगों ने क्या करा, ये विधायिका के पास तो जा नहीं सकते हैं और कार्यपालिका के पास भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने तो कानून बनाया है, ठीक है। तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जो भी विधायिका द्वारा जो भी विधि बनाई गई है, टीओडी योजना लाई गई है, इस योजना का इस योजना की समीक्षा करेगा और इस योजना की समीक्षा करने के बाद वो जो भी निर्देश देगा विधायिका को, यानी संसद को, ठीक है, यहाँ पे विधायिका का मतलब संसद है। संसद को जो भी निर्देश देगा, संसद को उस पे अनुसरण करना पड़ेगा। यानी देखा जाए तो न्यायपालिका का काम क्या है? अगर आपकी बात सरकार नहीं सुनती है, तो आप डायरेक्ट न्यायपालिका में जाकर याचिका दायर कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है? वहीं से आपकी बात आगे को बढ़ेगी, ठीक है? तो समझ गए होंगे आप इस पॉइंट का मतलब। आने वाली वीडियो में इस न्यायपालिका की भी बात करेंगे हम, उनकी शक्तियों की बात भी करेंगे और विधायिका की बात भी करेंगे, ठीक है? यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। सो अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है? संविधान में संशोधन कठोर, लचीला दोनों भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो लिखित संविधान है, लिखित लिखित संविधान में सबसे पहले तो संशोधन करना कठोर होता है, ठीक है? क्योंकि काफ़ी प्रक्रियाएँ करनी पड़ती है, ठीक है? संसद में अगर आपका संशोधन करना कठोर है, कोई महत्वपूर्ण विषय पर आप संशोधन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। विशेष बहुमत भी टॉपिक है आपका, ये पढ़ेंगे आगे कि विशेष बहुमत क्या होता है, ठीक है? वि विस विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है, ठीक है? और अगर संविधान में संशोधन करना आसान है यानी लचीला है, तो इस कंडीशन में सामान्य बहुमत से हो जाता है, ठीक है? तो लिखित संविधान में हमेशा देखेंगे आप कि वहाँ पर संशोधन करना, सबसे पहली दिक्कत तो यही होती है कि संशोधन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और काफ़ी विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। और कभी-कभार कुछ ऐसे विधियाँ होती है, जिनमें संशोधन आसानी से भी किया जाता है। लेकिन इसी के विपरीत अगर देखा जाए अलिखित संविधान में, यहाँ पर लचीला संविधान संशोधन करना सरल होता है, क्योंकि यहाँ पर अलिखित संविधान है, यहाँ पे लिखित रूप में नहीं है वहाँ के प्रावधान, तो यहाँ पर संशोधन आसानी से किया जा सकता है, ठीक है? अगला पॉइंट देखेंगे, देखिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण के रूप में आप याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है, ठीक है? पेपर में पूछे जाने की संभावना होती है ऐसे उदाहरण। देखिए अमेरिका के विषय में देखेंगे हम, सबसे पहला लिखित व छोटा संविधान है।
पूरी दुनिया में जो लिखित संविधान का प्रावधान कौन लाया सबसे पहले? अमेरिका लाया, और अमेरिका में ही लिखित संविधान देखा गया सबसे पहले, ठीक है? और वो छोटा संविधान है, ठीक है? दूसरा उदाहरण है श्रीलंका के विषय में, लचीला संविधान है। श्रीलंका का सबसे लचीला संविधान है, यानी उसमें संशोधन करना बहुत ही आसान है, ठीक है? अब भारत के रूप में देखेंगे, देखिए भारत का लिखित संविधान है और सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है? भारत का लिखित संविधान है और सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, यानी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान किसका है? भारत का है, ठीक है? अगला पॉइंट देखेंगे, जापान एशिया का प्रथम लिखित संविधान है। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि एशिया का सबसे पहला प्रथम लिखित संविधान कौन सा है, तो जापान है, ठीक है? लेकिन यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एशिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो वो भारत है, ठीक है? और यहाँ पे अलिखित संविधान में देख लेते हैं। देखो ब्रिटेन का मैंने आपको बताया पहले, ब्रिटेन का अलिखित संविधान है, इजराइल का अलिखित संविधान है, न्यूजीलैंड का अलिखित संविधान है, सऊदी अरब का अलिखित संविधान है। सो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही था। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि लिखित संविधान क्या होता है और अलिखित संविधान क्या होता है। आप एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और एक दो बार नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है? नोट्स अगर आप बनाएंगे और उसके बाद वीडियो को समझेंगे तो आपको लिखित और अलिखित संविधान में अंतर पता लग जाएगा। और आप अगर प्री की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है ही। अगर आप मेंस की बड़े एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान में विभेद करिए, तो वहाँ पर आप लिख ले जाएंगे, ठीक है? सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।